अगर मैं बताना चाहूँ मेडिकल फील्ड या डाइटिशियन फील्ड में मैं कैसे आई, तो मैं बताना चाहूँगी शायद ये मेरे डेस्टिनी में था। बचपन में स्कूल टाइम में जैसे पूछा जाता है ना कि आपने बड़े होके क्या बनना है, मेरे मुँह से डॉक्टर ही निकलता था। और मुझे ऑनेस्टली हँसते हुए फेसेस बड़े पसंद हैं। नमस्ते ऑडियंस, मैं मानव मित्तल फ्रॉम श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज और आज हमारे साथ डाइटिशियन सुनैना है। नमस्ते मैम। डाइटिशियन सुनैना इज परसुइंग डाइटिशियन फील्ड फ्रॉम पास्ट 10 years एंड शी इज़ ऑल्सो नॉलेजेबल इन नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी को और कैसे इन्होंने डाइटिशियन फील्ड को चुना, कैसे डाइटिशियंस इंडिया के 2025 ईयर को रीशेप करेंगे इन दी टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। बताइए कि कैसे आपकी जर्नी रही अभी तक डाइटिशियन फील्ड में और क्यों आपने सोचा कि डाइटिशियन एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। अगर मैं बताना चाहूँ मेडिकल फील्ड या डाइटिशियन फील्ड में मैं कैसे आई, तो मैं बताना चाहूँगी शायद ये मेरे डेस्टिनी में था। बोलते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। बचपन में स्कूल टाइम में जैसे पूछा जाता है ना कि आपने बड़े होके क्या बनना है, मेरे मुँह से डॉक्टर ही निकलता था। ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी निकलता मुँह से डॉक्टर था। मुझे भी नहीं पता था कि क्यों निकलता है। मैंने अपनी लाइफ में बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है, लेकिन वही बात है, डेस्टिनी कॉल्ड मी। मुझे एक दिन न्यूट्रिशन के साथ अब मेरा कनेक्शन हुआ। मैंने एक ही चीज़ देखी, हॉस्पिटल्स में जितने लोग जा रहे हैं सभी दुखी है, लेकिन न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस के पास जो लोग आते हैं वो इतने दुखी नहीं होते। और मुझे ऑनेस्टली हंसते हुए फेसेस बड़े पसंद थे। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो एक न्यूट्रिशन एसोसिएशन के साथ की थी। वहाँ पे एक चीज़ बहुत प्यारी लगती थी, लोग बहुत खुश थे और लोग जब आते थे वो इतने दुखी होके नहीं आते थे, तो अच्छा लगता था उनसे बात करना। और मुझे नेटवर्किंग हमेशा से पसंद रही है। इससे क्या होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का मुझे मौका मिलता था और मुझे कम्युनिकेशन बहुत पसंद था। धीरे धीरे मैंने देखा कि वेट लॉस ही एक रीज़न नहीं रह गया, डिजीज़ रिवर्सल में भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करने का है। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में अगर जाया जाए तो शायद लोगों की रियल हेल्प की जा सकती है। बिकॉज मेरा खुद का, अगर मैं अपनी फैमिली से भी बात करूं या खुद के एक्सपीरियंस की भी बात करूं, मेडिसिन्स एक टेम्पररी सोल्यूशन मुझे लगती है। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो खाना पीना और लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया एंड फाइनली इस फील्ड में मेरा स्टार्ट हो गया करियर। जैसे अभी आपने बोला कि डिजीज़ रिवर्सल, तो सिंस मैं भी काफ़ी लोगों के साथ बात करता हूँ डाइटिशियन फील्ड में, तो मेरे को भी बहुत कॉमनली ये टर्म समझ में आ रहा है कि डिजीज़ रिवर्सल बोल के एक आदमी लोग डाइटिशियंस सेल करते हैं। तो मेरे को ये जानना है कि एक्चुअली में डाइटिशियंस कैन यूज डाइट एंड रिवर्स डिजीज और इट इज जस्ट अदर मार्केटिंग टूल फॉर डाइटिशियन। मतलब मेरे को डाउट लगता है कभी, तो आई जस्ट वांट टू गेट इट क्लियरिफाइड फ्रॉम यू। ठीक है मानव जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। इस डाउट को मैं डेफिनेटली क्लियर करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया, पहले लोग डाइट के नाम से सबसे पहले वेट लॉस, जिसका वजन ज़्यादा होता है उसी को लगता है मुझे डाइटिंग करनी है, डाइट चार्ट चाहिए, है ना। डिजीज़ मतलब डॉक्टर। जब हमें डिजीज़ आ जाए, नो डाउट ये फैक्ट है, आपको अगर डिजीज़ आ जाती है ना तो वहाँ पे डॉक्टर्स का रोल सबसे पहले आता है, क्योंकि डिजीज़ को डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है। और जो टेस्ट होते हैं ना वो डॉक्टर्स ही लिख के देते हैं जनरल सिनेरियो में, है ना। अब बेसिकली होता क्या है, एक्चुअली जो डिजीज़ डायग्नोज हो रही है वो टेस्ट के थ्रू हो रही है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट के थ्रू, है ना। उसी रिपोर्ट को देख के डॉक्टर डायग्नोज करता है एंड देन वो मेडिसिन के थ्रू उसको हील करते हैं। बट आप एक चीज़ देखिए, डॉक्टर्स खुद इस बात को मानते हैं कि 70% जो डिजीज़ है वो डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अगर हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक कर ले तो 50% तक की डॉक्टर विजिट ऑटोमेटिकली बंद हो सकती है। तो जहाँ बात डाइट की आ गई तो वहाँ रोल डाइटिशियंस का है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये डिजीज़ रिवर्सल एक सिर्फ टैबू बनाया गया है मार्केटिंग के लिए, बट ये भी नहीं कह सकते कि सारे ही डाइटिशियंस डिजीज़ रिवर्सल पे एक्चुअली काम कर रहे हैं। बिकॉज हर तरह के डाइटिशियंस है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हॉलिस्टिकली काम करती हूँ। हॉलिस्टिक डाइटिशियन का मतलब है एक्चुअल फिटनेस में 5 पिलर्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड इमोशनल। अगर हम ये 5 पिलर्स पे काम करें तो हम अपने आप को हॉलिस्टिक हीलर कह सकते हैं। और हॉलिस्टिक हीलिंग डिजीज़ रिवर्सल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जैसे अभी आपने बताया 5 पिलर हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं, तो यूजुअली आजकल हर एक प्रोफेशनल सर्विस में सर्टिफिकेट्स इंक्लूड है। तो
आपने भी कुछ ऐसा सर्टिफिकेशंस किए हैं या फिर ऐसा कोई आप सर्टिफाइड डाइटिशियन है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे डाइटिशियंस हैं, बट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि कौन रियल है और कौन सही में नहीं कर पा रहा है काम, बस वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे रहा है। तो कैसे आदमी लोग एक राइट डाइटिशियन तक पहुंचे, कैसे आदमी को पता चले कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है? क्योंकि आजकल टेस्टिमोनियल बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आके ऐसा वीडियो बना के अपलोड करेगा, दे कैन गेट द फेम, दे कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट, बट एक कंज्यूमर के लिए बहुत चैलेंज हो गया कि राइट कौन है। Exactly. So how because you're a dietitian and you're practicing this from a long time, what would you suggest to a customer कि आप पहले ये स्कैनिंग कर दो ताकि आपको पता चले कि जिससे आप लेने वाले हो डाइटिंग का कोर्स या डाइटिशियन का प्लान वो एक प्रॉपर और एक सर्टिफाइड डाइटिशियन है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया एंड ये बिल्कुल फैक्ट है। आज की डेट में बहुत सारे डाइटिशियंस हैं और अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखोगे तो इतनी टिप्स भरी हुई है, डाइट चार्ट्स भरे हुए हैं, आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना। बट एक बहुत अच्छी चीज़ है, आज की डेट में एक लेमैन पर्सन भी बहुत एजुकेटेड है, समझदार है, उनको पता है कि कौन सी चीज़ों का नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकता है। आजकल लोग पहले गूगल रिव्यूज़ चेक करते हैं एंड गूगल रिव्यूज़ फेक नहीं होते हैं, मोस्टली गूगल भी वेरीफाइड बहुत अच्छे से करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी आपको डाइट चार्ट खरीदने के लिए नहीं जाना है, हम अपनी कंसल्टेशन सेल करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट का कंसल्टेशन करते हैं, उनकी डिटेल्स पूरी लेते हैं, टेस्ट की ज़रूरत है तो ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। जब हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कि एग्जैक्टली उनका रूट कॉज क्या है। समटाइम्स ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे प्लान्स अगर हम बात करें तो बाहर ही करते हैं, 2,000 रुपये महीने से स्टार्ट होकर 10,000 20,000 रुपये महीने तक भी जाते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। ज़रूरी नहीं है आपको 20,000 पर मंथ वाले प्लान की ज़रूरत हो सकता है मिनिमम प्लान से भी आपका काम हो रहा है, बट मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बट क्लाइंट को ही सेंसिबल बनने की ज़रूरत है। उनको सबसे पहले अपनी बीमारी पता करनी है कि बेसिकली अगर मेरा सिर्फ वेट लॉस का भी केस है तो वो फैट क्यों आया, उसका रीज़न क्या है, वो फैट कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ। अगर आप रूट कॉज फाइंड आउट करवा के उसके बाद डाइटिशियन की कंसल्टेशन लेके फिर अपने ऊपर काम कीजिए। और जब आप एक कंसल्टेशन लेते हैं ना, आपको काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि एक्चुअली डाइटिशियन को नॉलेज कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। और आज की डेट में गूगल के ऊपर आप पहले उनका सारा चीज़ चेक कीजिए, उसके बाद बिलीव कीजिए। तो इसमें जो सर्टिफिकेशन है, तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सर्टिफिकेट अगर कोई डाइटिशियन होल्ड करती है या करता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये जेन्युइन है? तो ऐसी कौन सी सर्टिफिकेट? देखिए, जैसे मैं बताना चाहूँगी, अब जैसे मेरा यूजीसी से सर्टिफिकेशन है। यूजीसी क्या हो गया? यूजीसी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिससे आपका मेरा सर्टिफिकेशन है नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा के लिए। इसी तरीके से वीएलसीसी भी रजिस्टर्ड है, उससे मेरा डीडीएचएन है, तो वो एक सर्टिफाइड है। और हर तरीके की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करवा रही है, लेकिन सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री, ये चीज़ें चेक की जाती है कि कौन सी बॉडी एक्चुअली लीगल है, कौन सी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता मानो जी कि बेसिकली सर्टिफिकेशन तो आपको पता है आजकल सेल भी बहुत हो रहे हैं मार्केट में, आजकल ऑनलाइन में बहुत कुछ हो रहा है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है। बट मैटर करता है एक्सपीरियंस। मैंने अभी तक अपने 8,000 प्लस क्लाइंट को अगर सर्विसेज दी है तो उनके रूट कॉज पे काम करते हुए जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है ना, वो मेरा रियल पावर है। उसके बिहाफ पे मैं लोगों को कॉन्फिडेंटली गाइड कर सकती हूँ कि येस, आई कैन गिव यू द बेस्ट सर्विस एंड गाइड यू, चाहे वो कोई भी हेल्थ हो। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इंडिविजुअल काम नहीं करते, हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। अगर किसी को हमें लगता है कि इनको योगा की ज़रूरत ज़्यादा है, मेडिटेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो हमारी टीम में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं। अगर किसी को इमोशनल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है तो EFT टैपिंग के थ्रू हम उनकी हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम को समझते हुए उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मैं अगर बताऊं तो हमारे पास फीमेल क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं। मैं बेसिकली फीमेल न्यूट्रिशन पे ज़्यादा काम करती हूँ। इनफर्टिलिटी के ऊपर मेरा काम चलता है। PCOS आज की डेट में टीनेजर्स से लेके मेनोपॉज तक बहुत कॉमन हो चुका है, उसके ऊपर मैं बहुत काम करती हूँ। तो देखा गया है फीमेल्स स्पेशली टीनेजर्स अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ केमिकल सप्लाई करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता पूरी बॉडी का जैसे योगा होता है वैसे फेस का भी योगा होता है। लिम्फेटिक मसाज होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, इन चीज़ों से ही वो अपने फेस पे एक अच्छा ग्लो ला सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो डिफरेंट केमिकल्स को अप्लाई करके अपनी स्किन को ख़राब करते हैं और साथ में हॉर्मोन्स को भी डिसबैलेंस करते हैं। तो इन चीज़ों की राइट गाइडेंस देने के बाद जब वो अपनी बॉडी को केमिकल फ्री बना लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उन पे एक नेचुरल फेस ग्लो आता है। तो यानी कि हम होलिस्टिकली इसीलिए काम करते हैं क्योंकि अगर हमने डाइट अच्छा कर दिया, लाइफ स्टाइल अच्छा कर दिया,
लेकिन सुंदर दिखने के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो वो भी बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और अल्टीमेटली कितना भी आपने प्योर खाना दिया है लेकिन वो फिर भी केमिकल चला गया बॉडी के अंदर। तो इन चीज़ों को जब हम यंगस्टर्स को गाइड करके उनको देते हैं डाइट प्लान, तो वो चीज़ों को समझते हैं, तो उससे उनको एक होलिस्टिक रिजल्ट मिलता है। अच्छा मैम, मेरे को एक बात बताना, डाइटिशियंस डाइट देंगे एंड कंसल्ट करेंगे, बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि why not just eat healthy food, why take a dietitian and pay them extra? तो आदमी क्यों जाके एक्स्ट्रा पे करेगा जब वो लोग हेल्दी फूड खुद ही खा सकते हैं? मतलब क्या पर्पस है या ये कर नहीं रहे? एग्जैक्टली मानो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम माइंड सेट और माइंडफुली खाना पीना स्टार्ट करें तो नेचर अर्थ ने ऑलरेडी हमें बहुत कुछ हेल्दी दिया हुआ है। डाइटिशियंस भी उसी में से आपको चीज़ों को सेट करके देती है, ऐसा नहीं है आपको नहीं पता है, बट वो माइंड सेट के ऊपर जो काम करना है, आपको एक रीज़न मिलना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका माइंड सेट हो रहा है, वर्कआउट एक्सरसाइज तो आप घर पे भी कर सकते हैं, बट लोग स्पेशली जिम जाते हैं कि एक रूटीन बनेगा, पैटर्न बनेगा, माइंड सेट होगा। तो ये माइंड सेट करने के लिए प्लस चीज़ों को आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से बैलेंस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर चीज़ें ख़राब हो चुकी है तो मुझे लगता है आपको डाइट चार्ट की डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कितना ख़राब हुआ है, आपको कितना प्रोटीन कार्ब्स चाहिए, आपको एक कैलकुलेशन के साथ चले तो इट्स ऑलवेज बेटर। बट अगर आप फिट हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आप अपनी बॉडी के लिए खुद जो नेचर अर्थ देती है उन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, जंक को अवॉइड कीजिए और लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाइए। आपको किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जिम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर हम लोग माइंडफुलनेस है, मतलब अपने बॉडी की हम लोग समझ रखें और हमें कोई चैलेंजेस नहीं है, तो अभी भी टाइम है कि हम लोग खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। और कहीं अगर हमें डाउट हो तो वी कैन गो विद एनी डाइटिशियंस बेसिक प्लान टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। मतलब ये आप मेंटरिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। एजुकेशन, उसके लिए आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, डाइट प्लान्स की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। तो मैम अब एक बात बताइए, 2020 के बाद या 2000 ईयर के बाद ऐसा आपने क्या चेंजेस पैटर्न नोटिस किए हैं इंडियन कल्चर में, और ऐसा क्या चेंज हो गया इंडियन कल्चर में कि आजकल हम सुनते हैं कि घर घर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंसोमिया, ब्लड प्रेशर्स, ये सब इशू है, कार्डियक इश्यूज बहुत हो रहे हैं लोगों को। तो ऐसा क्या चेंज हो गया? क्योंकि मेरे जब भी फैमिली मेम्बर से बात होती है, मेरे दादाजी, मेरे पापा बोलते हैं कि हमें कभी ये पता ही नहीं था क्या होता है, और आजकल बच्चे लोग को डायबिटीज़ हो रहा है, बच्चे लोग को हाइपरटेंशन है, बच्चे लोग बीपी की दवाई खा रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंज हो गया हम लोग के लाइफस्टाइल में कि हमें ऐसे बीमारी का मतलब मुंह देखना पड़ रहा है इस जमाने में? देखिए मानो जी, इसमें 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला, स्ट्रेस लेवल। पहले स्टडीज़ का इतना स्ट्रेस नहीं होता था। अगर हम अपने दादाजी, परदादाजी के टाइम की बात करें तो उनका एक सेटिस्फैक्शन लेवल रोटी कपड़ा मकान तक आ जाता था। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, लाइफस्टाइल जितना मर्जी लैविश कर लीजिए फिर भी वो उसका कोई एंड नहीं है। सेकेंड थिंग, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, हर एक को अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर और बेटर और बेटर बनाना है, ठीक है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस है। बच्चों को पहले अगर पासिंग मार्क्स आ गए, 60% आ गए, 70% आ गए, सफिशेंट होता था। आजकल नहीं, 98.9 भी आया तो पेरेंट्स को ये टेंशन होती है वो 1% कहाँ की, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, पहली बात। सेकेंड थिंग, आज के टाइम में बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, तो उसकी वजह से बच्चों के लिए प्रॉपर खाना पीना सही तरीके से, सही टाइमिंग से बनाना जब उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता तो वो भी इंस्टेंट फूड की तरफ जाते हैं। आजकल स्विगी, जोमेटो जैसे ट्रेंड आ गए हैं जस्ट बिकॉज बच्चा भूखा ना रहे, एटलीस्ट भूखा ना रहे, लेकिन चाहे वो कितना भी जंक खा ले दैट्स ओके, पिज़्ज़ा बर्गर खा ले, पेट तो भर गया ना। ये वाली जो मेंटालिटी है, जंक फूड जो है, ये सबसे ज़्यादा हो गया। और सबसे ज़्यादा मोबाइल नहीं, बिकॉज आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ तो बच्चों की रही नहीं गई। गलियों में आप देखो बच्चे देखने को ही नहीं मिलेंगे, मोबाइल, टीवीज़, हर जगह बच्चे सिर्फ उसी में इन्वॉल्व हैं। इवन टॉडलर्स को भी अगर थोड़ी देर के लिए बिठाना है तो मदर्स मोबाइल दे के बिठा देते हैं, उनकी भी प्लेफुल कुछ भी नहीं रह गया एक्टिविटीज़। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड एंड स्ट्रेस, ये मेजर रीजंस हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिलेशनशिप। आजकल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंड हो गए हैं। माँ बाप के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो इमोशंस होते हैं ना, वो भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो इमोशंस अंदर ही अंदर रह जाते हैं।
वो खुल के बात करने से, रिलेशन स्ट्रांग होने से ये वाला पिलर भी बैलेंस हो सकता है। बट इसकी तरफ ये बहुत इग्नोरेंट है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ये भी एक मेजर फैक्टर है। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ ये सब जी और आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ एकदम करेक्ट है। आई कैन रिलेट इट टू माई सेल्फ जी एंड आई थिंक दिस आर द मेन कॉज, क्योंकि पहले आदमी बाहर का काम ज़्यादा करता था, अब जैसे मार्केटिंग का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना, तो आई थिंक घर से बैठा बैठा मोस्टली काम हो जाता है। एग्जैक्टली, आदमी पहले वॉकिंग पे बात करते थे, आजकल में भी इंस्टाग्राम पे बात होती है। बिल्कुल। तो मैम एक बात बताइए, अभी जो इंडियन कल्चर हो चुका है या वर्किंग कल्चर जो हो चुका है हम लोग का, उसका हेल्थ पे क्या असर है और डाइटिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है। क्योंकि मैं जैसे काम करता हूँ तो मेरा कोई ब्रेकफास्ट लंच का कोई ठिकाना नहीं। तो मान लीजिए अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो 12 बजे कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ तो 4 बजे कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ तो मैं भी 11 बजे कर रहा हूँ। तो एक वर्क कल्चर के कारण या फिर वर्किंग पैटर्न बहुत ख़राब हो चुका है। इसका मेरे वर्क पे, मेरे लाइफ पे, मेरे हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं? एंड आई थिंक जब आप बोलोगे मैं कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर ही लूँगा उसमें से। तो दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, आई थिंक एवरीवन इन आवर ऑडियंस वांट्स टू नो दैट। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका किसी हद तक शायद मैंने जवाब दिया भी कि आज की डेट में सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ नहीं रह गया है, कंपटीशन बहुत टफ है। इसका मेन रीज़न यही है कि आपको भी शायद लेट इवनिंग्स तक ऑफिस में काम करना पड़ता होगा। आप लेट इवनिंग तक काम करोगे, लेट नाइट तक आप जाग रहे हो, स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आपको पूरा दिन आपका शेड्यूल बिजी है तो रात को थोड़ी देर आप भी अपना मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो आप लेट सोओगे, फिर आप मॉर्निंग में लेट उठोगे तो आपका पूरा दिनचर्या खराब हो गया। अगर हम बात करें बीइंग नेचुरोपैथ, हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप नेचर क्लॉक के साथ अपनी बॉडी को टाई अप कर दो तो आपको कोई बीमारी कभी आ ही नहीं सकती है। तो मैम ये नेचर क्लॉक है क्या? जैसे मैं सुनता हूँ कि अपने आप बॉडी उठ जाती है और अपने आप नींद आने लग जाता है। कभी अगर हम लोग दूसरे कभी कंट्री में जाते हैं तो वी डोंट एडजस्ट डायरेक्टली टू देयर टाइम क्लॉक। जेट लॉक हो जाता है। जेट लॉक, करेक्ट, जेट लॉक। So how should one align themselves with their natural clock time? And उनको कैसे पता चले? जैसे आप मेरे को पूछ रहे हो तो मेरे को लगता है मेरा नेचुरल क्लॉक जो है वेकअप टाइम का, that is 9 AM 10 AM. But अगर मैं वो टाइम पे ऑफिस गया तो मे बी आई लूज अ लॉट ऑफ वर्क। Yes. तो how to identify the natural clock? Can we adjust it? Or is it something we have to just go with the natural clock? वो है तो वो है। नहीं, इट इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए नो डाउट इनिशियल लेवल पे आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एंड होता क्या है ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर ले आते हो तो आप डेफिनेटली ये कर पाओगे। नेचर क्लॉक इज़ नथिंग, इट जस्ट जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे। आपने देखा होगा हमारे एंसेस्टर्स अर्ली मॉर्निंग उठते थे। वो कहते थे सूरज को हमें नहीं उठाने देना, हमने सूरज को उठाना है, राइट? उसके बाद अगर हम इतना अर्ली में उठ रहे हैं तो नो डाउट हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम, हमारा पूजा अर्चना का टाइम, ऑफिस जाने का टाइम, सब कुछ सेट हो गया। आफ्टर दैट स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इवन डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आइज़ का इशू बहुत आ रहा है, डिप्रेशन के इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। उसका मेजर फैक्टर क्या है? सोने से जस्ट पहले जो हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले हमें ब्लू लाइट को एकदम अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है? दूसरा, अगर हम जैनिज़्म की बात करें, जैनिज़्म बहुत पॉपुलर है हमारे इंडिया में, इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अदरवाइज एक्चुअली सभी के लिए है। कहते हैं ना, जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होता है, तो आपको बॉडी की वर्किंग भी कम कर देनी चाहिए, पानी का इंटेक भी कम कर देना चाहिए और खाना भी कम से कम। इसीलिए कहते हैं ना, सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का लंच नॉर्मल इंसान के जैसा, रात का खाना भिखारी जैसा। इसका मतलब है वेरी लो कैलोरीज। मुझे 2 क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है कि ब्रेकफास्ट मत करो तो चलेगा बट लंच हैवी करो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यू कैन स्किप ब्रेकफास्ट, काफ़ी लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आपने एग्जांपल दी तो ये कहीं ना कहीं वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो जो कंज्यूमर है या जो ऑडियंस है वो फिर कंफ्यूज हो जाएगी कि करना क्या है, क्योंकि कहीं से इनपुट आ रहा है कि ब्रेकफास्ट मत करो, कहीं से इनपुट आ रहा है कि करना चाहिए। तो इधर आपका टेक क्या है? इसमें मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ये कन्फ्यूज़न आ सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग लाइन्स है। जैसे आयुर्वेदा मानता है कि अगर आप दिन के 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट का इंटेक करो, आप कोई हेवी ब्रेकफास्ट ना करो, तो इट इज़ गुड। लेकिन वहीं पे अगर हम नॉर्मल डाइट की बात करें तो ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अर्ली डिनर को प्रमोट किया गया है, और जो करना ही चाहिए, सभी को पता है, राइट? अर्ली डिनर आपने किया और आप मॉर्निंग में उठे, यानी कि पूरी रात आप रेस्टिंग मोड पे हो। बट यू हैव टू माइंड इट,
कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी भी हमें फूड से ही मिलनी है, ठीक है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद विदिन 2 to 3 आवर्स एक हेल्दी बैलेंस्ड मील प्रोटीन बेस्ड हमारी बॉडी में जाना ही चाहिए। वही मील ऐसा है जो पूरी दिन की एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। तो अब अपने प्लान में या अपने प्रोसेस में ये इंक्लूड करते हो? यस, मैं डेफिनेटली ब्रेकफास्ट इंक्लूड करती हूँ, लेकिन साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हमारे हिंदू शास्त्र में भी अगर देखोगे, वैसे तो हर एक रिलीजन में है, बट मैं हिंदू हूँ तो ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पा रही हूँ। हिंदू शास्त्र में भी आपने देखा होगा फास्ट नाम की चीज़ बनाई गई है, व्रत, उपवास। कहा जाता है हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए। वो एक्चुअली किसी धार्मिक चीज़ों के साथ जोड़ने से लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए जोड़ा जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी ये होता है कि हमारी बॉडी को भी एक दिन का डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन मैं ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। बॉडी टू बॉडी उनको जूस डिटॉक्स होता है, डेली पूरे दिन का डिटॉक्स सूट करता है, या कौन सा डिटॉक्स के लिए जो फास्ट होता है वो कई तरीके के होते हैं। तो कोई ना कोई फास्ट ज़रूर मैं अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग कोई भी बीमारी हो, इंक्लूडिंग ओबेसिटी, 2 ही चीज़ें कारण है। या तो वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी या खाना बैलेंस नहीं है, या फिर टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर। अगर ये दोनों चीज़ों पे हम काम करें तो 100% बड़ी से बड़ी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि टॉक्सिन है? आपको अगर फीवर आ रहा है यानी कि बॉडी टॉक्सिन्स आ गई है, थकान हो गई है, आपको एसिडिटी हो रही है, मीन्स टॉक्सिन्स है। तो इसको कैसे रिलीव किया जाए? मैंने जैसा अभी बताया आपको, हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, जिसको हम हिंदू ग्रंथ में फास्ट का नाम देते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली फास्ट भी एक खाने पीने का जरिया बन गया है, क्योंकि फास्ट जैसे अगर हम नवरात्रों की बात करें, वो 9 दिन के जो फास्ट होते हैं वो सोच समझ के बनाए गए हैं। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली रिलैक्सेशन की, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति एक बार में एक काम कर सकती है, या तो वो आपकी बॉडी के काम करेगी, खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकती है, या फिर वो आपकी बॉडी को हीलिंग की तरफ जाएगी। अगर आप उसको बार बार खाना दे रहे हो, हेवी फूड दे रहे हो, तो वो डाइजेशन में ही लगी रहेगी, हीलिंग की तरफ जा ही नहीं सकती। लेकिन जब हम उसको ये रिलैक्सेशन दे देते हैं फास्ट के थ्रू, तो वो हीलिंग वाला काम करना शुरू कर देती है। तो जैसे मैं अपने लिए पूछता हूँ जी, मेरे को ये डिटॉक्सिफिकेशन पर्टिकुलरली करना, मेरे को डाइटिंग नहीं करना, बट बिकॉज अभी मैं मानता हूँ मैं एक ऐसा एज में हूँ जहाँ पे आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद द डाइटिंग प्रॉपर। मैंने किया है पहले, बट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऐसे कोई क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं जिनको खाली पर्टिकुलर चीज़ चाहिए है, ना कुछ को कंसल्ट करके आप उनको देखो? डेफिनेटली मानो जी, हमारे कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें 3 डेज डिटॉक्स, 5 डेज डिटॉक्स, 7 डेज डिटॉक्स चलते हैं। वो पर्टिकुलर उन्हीं क्लाइंट्स के लिए है जिनको ये लगता है कि मेरा खाना पीना लाइफस्टाइल ओवरऑल अब ठीक है। अभी मैंने ठीक किया हुआ, अपना लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव कर लिया है, लेकिन हाँ, मुझे फिर भी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। उसमें किसी भी तरीके के अगर हेल्थ इश्यूज़ है या ओबेसिटी भी है, तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो क्या प्राइस रेंज होता होगा इस प्रोग्राम? देखिए, ये प्रोग्राम्स एक्चुअली हम इसलिए रन करते हैं ताकि एक अवेयरनेस हो सके कि हाँ, अगर आपने पूरे दिन सिर्फ जूसेस लिए हैं या कुछ नहीं खाया है, तो वो आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं पहुंचा रही। ये हमारे अवेयरनेस के लिए होते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में होते हैं। ये हमारे 400, 500, 900, 1000 तक। मानव जी, लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपका एक क्वेश्चन जरूर क्लियर करना चाहूँगी। जैसा आपने अभी बताया, मैं डाइटिंग नहीं करना चाहती। बेसिकली ये डाइटिंग जो वर्ड है ना, ये भी मुझे लगता है कि एक मिसकॉन्सेप्शन फैला रहा है। डाइटिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपका खाना पीना कम करवा दे या बंद करवा दे। डाइटिंग एक्चुअली बोला गया है उस चीज़ को कि आप सही तरीके की बैलेंस डाइट ले रहे हो। डाइटिंग का कभी भी मतलब, या डाइट चार्ट का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आपके खाने पीने को कट ऑफ किया जाए या आपका खाना पीना पूरा चेंज कर दिया जाए। अगर आप मेरा डाइट प्लान देखोगे, मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके की सर्विसेज देती हूँ। मेरे पास साउथ इंडिया के भी क्लाइंट्स हैं, कनाडा अमेरिका के भी क्लाइंट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के भी है, ईस्ट के भी है, वेस्ट के भी है। और आपको पता है हर एक रीजन का खाना पीना अलग है। अब आज मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, तो बंगाल के हिसाब से राइस का इंटेक ज़्यादा होता है। हमने खाना उसी हिसाब से ही बना के देना है, उसमें फैंसी डाइट्स नहीं रहते हैं। इसका भी एक मेजर रीज़न ये है, फैंसी डाइट पहली बात ऑलरेडी सबके पास टाइम लिमिटेड है। घर की फीमेल्स फैंसी डाइट अपने लिए या हस्बैंड के लिए बनाएंगी, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए अलग खाना बनाना है। दैट वन चैलेंज। सेकेंड थिंग,
फैंसी डाइट या स्पेशल डाइट या सुपर फूड्स आप एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए ले सकते हो, नॉट फॉर द लाइफ टाइम। जैसे ही आप उस सुपर फूड्स को लेना बंद करोगे, वेट बाउंस बैक होगा, आपका डिजीज़ वापस बैक आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ पे काम नहीं करते, हम सस्टेनेबल रिजल्ट्स पे काम करते हैं। हमारी डाइट ऐसी रहती है, जो आप ऑलरेडी खा रहे हो वही खाना है, बस उसमें कोई गलत चीज़ है तो उसको हटाना है और बाकी चीज़ों को बैलेंस करके खाना है। तो उसको हम डाइटिंग एग्जैक्टली वो वाली डाइटिंग नहीं कह सकते जिसमें भूखा रहना है। समझ गए। मेरे को यही डाउट था कि मैंने आज तक जितना भी डाइटिंग सुना, मैं सोचता था कि भाई ये वो चीज़ है कि जहाँ खाना बंद हो जाएगा, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। कमिंग टू आपने भी जो बोला कि फैंसी डाइट, मेरा एक पर्सनल, मेरे को लगता है ये सब ऑडियंस के हैं जिन्होंने भी डाइटिंग चालू किया होगा, उनके लिए भी ये चीज़ है कि घर में जो मेन हाउस मेकर रहती है, तो या तो वो आजकल मेड रहती है कि जो घर में खाना बनाती है, कि मोस्टली वर्किंग कल्चर आज एग्जैक्टली बोथ हस्बैंड वाइफ्स आर वर्किंग, इवन पेरेंट्स समटाइम्स आर वर्किंग। सो मेरी जैसे मॉम है, शी एंड एवरीवन इन माय होम आर वर्किंग, सो वी डोंट हैव अ टाइम पर्टिकुलरली कि ये खाना बनाना है और डाइटिंग खाना बना के मेरे को कोई दे देगा। एंड माय मेड डजंट नो हाउ टू कुक दैट डाइटिंग फूड। उसको जो बोला गया है दाल भात सब्जी रोटी वही वो बना सकता है। तो फॉर मी डाइटिंग बिकम्स अ चैलेंज, बिकॉज मैं भी उनको जाके बोलूंगा कि मेरे को ये चीज़ बना के दो, मे बी कोई फैंसी लाइक स्प्राउट्स बना के दे दो, तो वो समझेगी नहीं कि स्प्राउट्स क्या है। मेरे को उसको पूरा समझाना पड़ेगा, या मेरी मॉम को उनको पूरा समझाना पड़ेगा, जिसका टाइम ऑलरेडी नहीं है। तो समवेयर आई थिंक डाइटिंग का अगर चार्ट भी ले लेते हैं, जैसे मैंने एक बार लिया था, but that was not possible because I was not able to consume. Right. Living in a tier 3 city, we don't have any company here yet जो आपको घर में या ऑफिस में डाइटिंग फूड दे दे। तो मे बी वो डब्बे वाले खाने जो घर से आते हैं या घर में जो बनता है नॉर्मल वही खाते हैं, एंड देन वी हैव कम फ्रॉम अ गुड फूड लवर फैमिली. Exactly. So the quantity intake is also high. Right. So how should this kind of family who lives in a tier 3 city doesn't have some set systems for the cooking methods, जिधर जहाँ पे proper मतलब planned meal ले सके, Right. तो वो कैसे एक फैमिली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? Right. मानव जी, अगेन बिफोर आंसरिंग यू, अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जो आपका डाइट प्लान के हिसाब से प्लान मील बना के दे दे, क्या रियली आपको लगता है वो आप लाइफ टाइम ले पाओगे? डू यू रियली थिंक सो? है ना? अगर मान लीजिए वो कंपनी बंद, मतलब आपका खाना बंद, तो ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम जो प्लान्स देते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि आपके घर में ऑलरेडी जो खाना बन रहा है उसी को एक बैलेंस फॉर्म में बनाया जाए। ठीक है। थर्ड थिंग, इंडिया में डेफिनेटली ये चैलेंज आ सकता है, आई टोटली अग्री, क्योंकि एक हमारा क्या ना माइंड सेट है, मतलब 2 टाइम 3 टाइम रोटी चावल नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, राइट? लेकिन हमारी बॉडी की एक्चुअली उतनी रिक्वायरमेंट सीरियल्स की है ही नहीं। हम सीरियल्स जरूर खाएंगे, बच्चे ने रोटी खा ली, माँ बाप तसल्ली से बैठ जाते हैं। फ्रूट नहीं खाया पूरे दिन में, सब्जियां नहीं खाई, वी डोंट बॉदर। बट एक्चुअली बैलेंस मील के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लस सीजनल एंड रीजनल फ्रूट, ये तो मैंडेटरी पार्ट है। बट अगर हमारी लाइक्स है तो हम खाते हैं, नहीं लाइक है तो हम नहीं खाते हैं, है ना? तो ये एक गलत चीज़ हो जाती है। सेकेंड थिंग, अगर आप बोल रहे हो कि हमारी फैमिली में सारे वर्किंग है एंड हमारी मेड ही खाना बनाती है, तो रोटी चावल दही दाल रायता बना के दे सकती है। अगेन माई क्वेश्चन इज़, क्या वो अपने घर पे जैसा खाना बनाती है, नमक मिर्च मसाला जैसा डालती है, क्या आपके घर पे आके भी सेम वैसा डाल रही है और आप खा पा रहे हो? नहीं। फर्स्ट डे आपकी मदर या किसी ने उनको सिखाया होगा कि हमारे घर पे ऐसा मसाला डलता है। सिमिलरली वही फर्स्ट डे वो उनको ये सिखा सकते हैं कि ये स्प्राउट्स कैसे बनने हैं, पोहा उपमा कैसे बनना है, अगर हमें लाइट सूप पीना है तो वो कैसे बनना है। एक बार आपको उनको सिखाने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, हम इंटरनेशनली भी सर्विसेज देते हैं, तो हम वहाँ उनकी मेड से भी, उनकी कुक से भी बात करते हैं। हमारी टीम पर्सनली उनसे बात करती है, ताकि अगर उनको भी रेसिपीज़ बताने का तरीका नहीं पता या समझाना नहीं आ रहा जो हम चाह रहे हैं उनको बताना, हम खुद गाइड करते हैं। क्योंकि खाना कुक ने बना के देना है। अगर मेरे पास हस्बैंड्स आते हैं सर्विस लेने, तो मैं उनकी वाइफ से बात करती हूँ, क्योंकि खाना वाइफ ने बना के देना है इंडिया के अंदर, हमें पता है। तो हम उनको पहले गाइड करते हैं कि मैम आपने खाना ऐसे ऐसे बनाना है। That is why you are telling कि हम लोग रूट पे काम करते हैं। Exactly. हस्बैंड का रूट वाइफ ही है। डेफिनेटली अदरवाइज हस्बैंड नहीं गाइड कर पाएंगे कि कैसे बनाना, और हो सकता है वाइफ उनसे सीखना भी ना पसंद करे कि खाना बनाना अब आप सिखाओगे हम, बट वहाँ हम हेल्प करते हैं। तो सुनैना जी, एक बात बताइए, मेंटल जो स्टेटस रहता है आज के टाइम के लोगों का और उनके जो डाइटिंग रहते हैं, क्या वो इंटरकनेक्टेड है या फिर वो क्या है? मतलब मैं देखता हूँ कि अगर बहुत मैं लाइट खाना खाता हूँ
so I feel good sometimes. Like I feel light, I feel happy. But if I eat something too heavy, I feel frustrated and anguish type of behavior हो जाता है मेरा. I tend to shout on people. तो I have noticed this. That's why I'm asking you कि ऐसा कुछ interconnected relation है क्या mindfulness का और ये आपका डाइटिंग? मानव जी, एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है, स्पेशली हमारे इंडिया में, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो ये चीज़ क्लियरली इंडिकेशन दे रही है कि जैसा आप खाना खाओगे वो आपके मेंटल स्टेटस के साथ तो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है। हमने यहाँ तक भी देखा है कि इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, सोशल ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर अभी अभी हम बहुत कुछ खा पी के आराम से लंच करके आप मूवी देखने जाइए, वहाँ पे पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक्स के बिना तो लगता है हमने मूवी नहीं देखी, जबकि आप अपना खाना का जो कोटा था वो पूरा करके गए हो। तो दिस इज ऑल्सो ओवर ईटिंग। इंडिया में एक और कल्चर है, अनाज को हम देवता मानते हैं, अनाज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब फ्रिज में खाना बचा हुआ है, आप उसको फेंकोगे नहीं, उसको स्पेशली घर की जो फीमेल्स होती है वो डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहती है। अब उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, लेकिन हम अपने पेट को डस्टबिन बना लेते हैं, राइट। अनदर थिंग, काफ़ी लोगों में ये चीज़ भी, मेरे जो 8000 क्लाइंट्स को मैंने सर्विस दी उनमें काफ़ी लोगों से ये भी सुनने को मिला कि जब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं खाना बहुत खाती हूँ और उस टाइम पे मैं जंक ही खाती हूँ। तो सुनैना जी, एक बात बताइए, अपने 10 साल के जर्नी में और इतने सारे क्लाइंट बेस के साथ आपने आज तक ऐसा एक कौन सा वो यूनिक केस आपने देखा है अपने लाइफ में और यू फील वेरी हैप्पी टू गेट इट डन? जी, मैं बताना चाहूँगी इसमें, ये जो मैं आपको केस बताने वाली हूँ ना मानो जी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस केस के साथ मेरा फाइनेंशियल रिलेशन नहीं था, इमोशनल रिलेशन था, मेरा रियल पेन। क्योंकि आज की डेट में जो ये मैंने बताया आपको, फीमेल्स में पीसीओएस का प्रॉब्लम, हार्मोन्स डिसबैलेंस का प्रॉब्लम जो टीनेज में स्टार्ट होता है, लेकिन अगर सही टाइम पे इसको केयर ना किया जाए, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ टाइम, केयरलेस, कुछ भी समझ लीजिए। कई बार तो टीनेजर्स को ये पता तक नहीं होता कि इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल नहीं है। उनको लगता है, इवन पेरेंट्स को अगर मदर से बात करते हैं तो उनको भी लगता है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ये होता है, अभी तो एज छोटी है। बट नो, एक बार अगर पीरियड्स स्टार्ट हो गए तो वो हर महीने प्रॉपर साइकिल में आना चाहिए 26 से 35 दिन के अंदर अंदर। बट कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आफ्टर मैरिज वो प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सफ़र किया था, मेरे काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स ने भी इसको सफ़र किया है और आज की डेट में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हर जगह आईवीएफ सेंटर बहुत खुल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इनफर्टिलिटी, राइट। चाहे वो मेल फैक्टर हो या फीमेल फैक्टर हो। अब होता क्या है, जैसा मैंने बताया, अगर हमें कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आता है तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स को विजिट करते हैं। एंड देखिए, जिसके पास जो चीज़ है वो वही रिकमेंड कर सकते हैं। गाइनीज आर नो डाउट एक्सपर्ट इन मेडिसिन, बीमारी को डायग्नोज करना और मेडिसिन देते हैं, राइट। अब हम मेडिसिन के साथ साथ वो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रखिए। बट वो लैक ऑफ नॉलेज कि खाने पीने में अच्छा ध्यान क्या रखना है, वो जब लेमैन को नॉलेज नहीं होती है तो वो मेडिसिन 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 ही खाते रहते हैं और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फाइनली जब ये प्रॉब्लम क्योर नहीं होती है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद धीरे धीरे फैमिली प्रेशर भी आना स्टार्ट होता है, सोसाइटी का प्रेशर आना स्टार्ट होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ने से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी और फैमिली के अंदर भी, ठीक है। चाहे वो मेल फैक्टर हो चाहे फीमेल फैक्टर हो, इफेक्ट दोनों पे ही आना है। अनदर थिंग, शायद आपको पता होगा कि जब हमारा स्ट्रेस फैक्टर हाई होता है ना, तो कंसीव वाला प्रॉब्लम तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यानी कि वो सिचुएशन और डे बाय डे वर्स होती जाती है। जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ तो 80% केसेस में, अगर इनफर्टिलिटी का केस है, उसमें रीज़न रहता है धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ के जो स्ट्रेस आ गया है। अब स्ट्रेस एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए कोई दवाई भी नहीं है। स्ट्रेस ख़त्म भी तब होगा जब उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और प्रॉब्लम की जड़ स्ट्रेस है, तो अब आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, राइट। अनदर थिंग, यूट्रस वीक है, ओवरी में एग सही तरीके से नहीं बन पा रहा, या मेल मेंबर्स में सीमेन का इशू है, वो सारा है डाइट रिलेटेड पार्ट। उसमें डाइट और लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आए जो काफ़ी डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें वो फेस कर रहे थे जो मैंने अभी आपको बताया।
उनसे मैं पर्सनली कनेक्ट कर पा रही थी। फाइनली एक मोमेंट ऐसा आया, उन्होंने IVF भी ट्राई कर, उनके 2 IVF भी फेल हो गए। 3rd IVF के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा था, बट देखिए जब भी कोई चीज़ आर्टिफिशियल आपकी बॉडी के साथ होती है ना, वो आपको इफेक्ट करती है, राइट। बट फीमेल वॉज नॉट रेडी फॉर द 3rd IVF, हस्बैंड वॉज रेडी। तो उनका एक रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रेंड कंडीशन में चल रहा था। इन दैट केस मेरी कम्युनिटी के हेल्प के साथ, जब हमने पूरी कम्युनिटी मिलकर उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट उन्होंने गिव अप कर चुके थे, लेकिन एक लास्ट होप के लिए वो अग्री हो गए। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि वो अग्री हो गए, उन्होंने हमें वो सर्विस देने का मौका दिया। अगर वो मौका ना देते तो शायद आज ये एक्सपीरियंस हमें मिलता ही नहीं। तो हमने उनके 5 पिलर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया एंड फाइनली नेचुरल वे में उनका कंसीव हुआ। तो इस चीज़ से हमें क्लियर इंडिकेशन मिला। नो डाउट आई रियली रिस्पेक्ट डॉक्टर्स नहीं है, कोई भी इंस्टेंट इमरजेंसी आई डॉक्टर्स के पास ही हमें जाना पड़ता है। गायनी नहीं है, प्रॉब्लम डायग्नोज करना मुश्किल हो जाएगा। आई रियली रिस्पेक्ट देम, लेकिन हम गलत जगह पे गलत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाना चाहिए। मतलब हम मेडिसिन ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, साथ में हमें अपना डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करना है। अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, अदरवाइज उस केस में आप डाइटिशियन की हेल्प जरूर लीजिए। ये चीज़ मैं डेफिनेटली आपके ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी, बिकॉज कई बार हम यहाँ पे लैक कर जाते हैं। मतलब एजुकेशन और एक मेंटरिंग बहुत जरूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये केस था जो आपके बहुत दिन के बाद, ये मेरे इमोशनली अटैच हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसी ही सिचुएशन में फेस कर चुकी थी, तो मैं उस पेन को फील कर पा रही थी कि वो एग्जैक्टली कैसी सिचुएशन से सफ़र कर रही है। शायद यही एक रीज़न था कि मैं उनके पेन को बहुत अच्छे से समझ पाई और फाइनली हम उनको रिजल्ट दे पाए। ग्रेट मैम। तो अब एक बात मेरे को और बताइए, जैसे मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैं अक्सर सुनता हूँ कि जो न्यूट्रिशन नॉर्मल घर के न्यूट्रिशन होते हैं और एक जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन होती है वो काफ़ी अलग होती है। बट जैसे काफ़ी जगह मैं देखता हूँ कि डाइटिशियंस और सेलिंग इम्पैक्ट में हम स्पोर्ट न्यूट्रिशन भी करते हैं। आई नो द फैक्ट कि स्पोर्ट न्यूट्रिशन काफ़ी अलग होता है, बिकॉज उनका फिजिकल एक्टिविटी बोल दो या उनका वे ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड उनका अलग रहता है कंपेरेटिव टू ए नॉर्मल लाइफ स्टैंडर्ड। तो डू यू आल्सो डील विद द स्पोर्ट न्यूट्रिशन, या फिर आप खाली एक नीश में स्पेसिफाइड हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली होम डाइट एंड पीपल लाइक अस टू फोकस मोर ऑन? ओके, पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। जैसा मैंने बताया, मैं वेट लॉस पे, डिजीज़ रिवर्सल पे काम करती हूँ और फीमेल न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ। मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे काम नहीं करती हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, वो बहुत अलग लेवल की स्टडीज़ है। ये मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स लेवल की स्टडीज़ करने के लिए आपकी स्पेशलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। उसका बहुत एडवांस वर्जन रहता है जिसको एक्चुअली स्टडी करके ही आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए डील कर सकते हो क्लाइंट्स को। सबसे पहले स्पोर्ट्स बॉडी को समझना ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये एक डिफरेंट लेवल का नॉलेज है जिसमें डेफिनेटली मैं या मेरी कम्युनिटी डील नहीं करती जी। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन, आई थिंक मेरे को ज़्यादा लग रहा है स्पोर्ट्स पर्सन ही अगर स्पोर्ट न्यूट्रिशन थोड़ा हैंडल करे, जिसको स्पोर्ट्स की समझ है, तो बिकम्स बेटर। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्पोर्ट्स पर्सन को समझना ज़रूरी है। या तो आपने उनको अच्छे से स्टडी किया हुआ है, बहुत डीपली आपने स्टडी किया है, तो आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए कर सकते हैं, नो डाउट गाइड। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज काफ़ी लोग क्या है ना, दोनों न्यूट्रिशन को सेम बता रहे हैं, जबकि दोनों नहीं, टोटली पता चलता है कि इट इज डिफरेंट। एंड बिल्कुल, तो जब मैं बोल रहा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई रियल डाइटिशियंस एंड सम सोशल मीडिया डाइटिशियंस, आई थिंक दिस इज वन क्वेश्चन दे कैन आस्क कि भाई आप किस में डील करते हैं। अगर आंसर बोथ है तो आप पहले देखिए कि वो स्पोर्ट्स में सही में कर रही है और किस लेवल कर रही है। बिल्कुल, ये वेरीफाई करना तो जरूरी होता है, नो डाउट। काफ़ी अच्छा लगा डाइटिशियन सुनैना जी आपके साथ बात करके, एंड एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जिसमें मेरे को लगता है कि आई डोंट नो डाइटिशियन के बारे में कुछ भी, ठीक है। एंड आई फील की नॉलेज बहुत डीप है, जैसे आपने अभी बता रहे, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि आप पूरे रूट तक जाते हैं। तो वी नीड मोर पीपल लाइक यू इन दिस इंडस्ट्री, वी नीड मोर गाइडेंस एंड सपोर्ट। आई फील कि पहले के ज़माने में खाना बहुत अच्छा रहता था, तो आदमी अगर डाइटिंग नहीं करता तो खाना का क्वालिटी भी अच्छा था और एक्टिविटी भी काफ़ी थी। एग्जैक्टली। अभी खाना का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण आई फील कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो गए। एंड इस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आई थिंक आप जैसे डाइटिशियन जो घर तक पहुंच रहे हैं और मॉम्स को या जो मेन मतलब डोमेन हेड है किचन के, उन तक अगर आप पहुंच रहे हो, वेट मॉम, वेट हस्बैंड, वेट
sons, daughter, or even maids you are telling about, as chef. So I think it's a great job because एक फैमिली में अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट इंक्लूड करते हो, आई थिंक पूरे फैमिली का उद्धार हो जाएगा उससे। प्लीज़ कीप डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। सो थैंक यू ऑडियंस हमें देखने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आए। मैं डाइटिशियन सुनैना मैम का जो पेज डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो डाल दूंगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आपको काफ़ी बायो लिंक्स भी दे दूंगा, ताकि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि आपको इसके साथ अगर कंसल्टेंसी करनी है, तो मैम एक बार आप बता भी दीजिए कि कैसे जो ऑडियंस है, अगर किसी को इंटरेस्ट है, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, तो कैसे वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्या मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? जी, वैसे तो देखिए हमारी वेबसाइट है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया, मैं रूट कॉज पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू अगर वो प्लान साइन अप करेंगे तो शायद मैं इतना डीपली उनको ना समझ पाऊँ। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी, अगर वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम के नंबर्स हम आपको दे देंगे ऑलरेडी, तो अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करके कैलेंडली लिंक के थ्रू कंसल्टेशन बुक करके फिर 30 मिनट्स का हमारा कंसल्टेशन होगा, फॉर्म फिल होगा, वो सारी डिटेल्स होने के बाद अगर हम प्लान ऑप्ट करें एंड आगे की जर्नी साथ मिल के तय करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारी कंपनी का विज़न भी है एंड मिशन भी यही है कि 1 लाख हमने ऐसी फैमिलीज़ क्रिएट करनी है ऑल ओवर, जहाँ पे उनके घर का जो मेन फीमेल मेंबर है उनको हम फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट बना सकें। वो तभी पॉसिबल है जब हम उनको अच्छे से समझ सकें और वो हमारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। इसीलिए हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि वो अपने घर के किचन को ही अपनी फैमिली की एज ए न्यूट्रिशनिस्ट पूरी डाइट का ऐसा ध्यान रख सके कि आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को मेडिसिन फ्री फैमिली डिक्लेयर कर सके। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि व्हाट्सएप के थ्रू हमें कनेक्ट करके कैलेंडली से हमारी अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद कंसल्टेशन के बाद डिसीजन लिया जाए कि हमने जर्नी साथ में तय करनी है या नहीं। तो जैसे आपने सुना मैम के थ्रू, तो मैम के जितने भी कनेक्ट डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एंड आप मैम को व्हाट्सएप में कनेक्ट कीजिए, ये मैम की पर्सनल विश है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, मे बी अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको नहीं बुक करना रहा अपॉइंटमेंट, तो आई थिंक आपसे व्हाट्सएप में कनेक्ट जी, डेफिनेटली हमारी टीम हेल्प करेगी। तो मैम की टीम हेल्प कर देगी। आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा। थैंक यू मैम अगेन, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप सून कि मैं भी आपके कम्युनिटी का एक पार्ट बनूं। डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।